नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वर्ल्ड्स ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे वर्ल्ड बैंक की। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, इन दोनों की जो स्थापना की जो परिकल्पना है वो 1944 में ब्रेटन वुड्स समझौते के अंतर्गत की गई थी। और यही कारण रहा है कि इन दोनों संगठनों को ब्रेटन वुड्स की जुड़वा बहनें कहते हैं। ब्रेटन वुड्स एक स्थान है जो कि अमेरिका में स्थित है। 1944 में द्वितीय विश्व युद्ध में जो तबाह हुए देश थे, उन देशों का जो ये सम्मेलन हुआ, उसमें विश्व बैंक और आईएमएफ की स्थापना का निर्णय लिया गया था। ये दोनों ही संगठन बहुराष्ट्रीय संगठन हैं, यानी मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिनमें कुछ प्रमुख समानताएं हैं, परंतु इनकी जिम्मेदारियां जो हैं एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग हैं। इन दोनों ही संगठनों का मुख्यालय अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में है। और एक देश जो कि आईएमएफ का अगर सदस्य बनता है तो वो अपने आप ही विश्व बैंक का भी सदस्य बन जाता है। तो यही कारण है कि इन दोनों संगठनों के जो सदस्य देश हैं उनकी संख्या समान रहती है। यानी कि वर्तमान में देखें तो 189 जो देश हैं, 189 सदस्य देश इसमें शामिल हैं। चूँकि हम देखते हैं कि विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी, तब इसका जो एक वास्तविक नाम था वह विश्व बैंक ना होकर इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट होता था। विश्व बैंक इसका जो है मात्र एक प्रचलित नाम हुआ करता था। औपचारिक नाम क्या होता था? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट की जो स्थापना है वो मुख्यतः द्वितीय विश्व युद्ध में जो बर्बाद हुए देश हैं उनके रिकंस्ट्रक्शन करने और उनके विकास को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया था। जब वो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ने इन जिम्मेदारियों को पूरा कर लिया, तब औपचारिक रूप से इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? विश्व बैंक कर दिया गया, वर्ल्ड बैंक कर दिया गया। और आईबीआरडी को, यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट को विश्व बैंक के एक अंग के रूप में, एक ऑर्गन के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। इसके बाद 1960 में इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन की स्थापना होती है। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन की स्थापना होती है और इसे भी विश्व बैंक के एक दूसरे ऑर्गन के रूप में शामिल कर लिया जाता है। यानी कि अगर हम वर्ल्ड बैंक बोल रहे हैं, है ना, वर्ल्ड बैंक बोल रहे हैं, विश्व बैंक बोल रहे हैं, तो विश्व बैंक बोलने का अर्थ है कि उसके अंतर्गत इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट आता है और उसके साथ साथ इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन आता है। यदि हम विश्व बैंक बोल रहे हैं तो उसका अर्थ ये निकल कर आता है। इसके बाद 1960 में ही 3 और निकायों को बनाया गया और उनको भी विश्व बैंक के अंतर्गत लाया गया। जब इन 3 निकायों को भी विश्व बैंक के साथ हम रखते हैं तब ये विश्व बैंक समूह कहलाता है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप कहलाता है। और अगर हम वर्ल्ड बैंक ग्रुप कह रहे हैं तो उसका अर्थ क्या होता है? उसका अर्थ ये होता है कि उसके अंतर्गत इंटरनेशनल फिनांस कॉरपोरेशन, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, ये 3 निकाय और उनके साथ साथ इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ये भी निकाय उसके अंतर्गत शामिल होते हैं। यानी कि 5 निकाय मिलकर विश्व बैंक समूह का निर्माण करते हैं, वर्ल्ड बैंक ग्रुप का निर्माण करते हैं। अब हम देखते हैं कि जो विश्व बैंक समूह हैं इसके कार्य क्या हैं, ये जो इनके निकाय हैं इनके कार्य क्या है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट है, इसका जो जिम्मेदारी है इस समय वर्तमान में वो ये है कि जो मध्यम आय वाले देश हैं उनको लंबी अवधि का ऋण देती है। और ये केवल और केवल सदस्य देशों को जो ऋण देती है वो डेवलपमेंट के उद्देश्य के लिए ही देती है। और डेवलपमेंट के उद्देश्य का मतलब होता है कि जो आधारभूत संरचना है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, गरीबी उन्मूलन है, स्वास्थ्य और चिकित्सा है, शिक्षा एवं पर्यावरण से संबंधित जो प्रोजेक्ट्स हैं, उन उद्देश्यों को पाने के लिए ही जो मध्यम आय वाले देश हैं उनको ये लॉन्ग टर्म लोन देती है। कौन? आईबीआरडी। और इससे जो प्राप्त होने वाली आय होती है उसका उपयोग इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन को फाइनेंशियल
सपोर्ट देने के लिए, फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए IBRD करती है। तो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन का भी जो कार्य है, जो उद्देश्य है, वो भी वही है जो IBRD का है। उन्हीं चीज़ों के लिए वो भी लोन देती है, जैसे कि आधारभूत संरचना, गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से संबंधित विकास परियोजनाओं के लिए ही ये लोन देती है। लेकिन जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है वो अत्यधिक पिछड़े और निम्न आय वाले देशों को ही लंबी अवधि का ऋण देती है। लेकिन हम देखते हैं कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट वो किसको लोन देती है, वो मध्यम आय वाले देशों को देती है। लेकिन इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन जो लोन देती है वो अत्यधिक पिछड़े और निम्न आय वाले देशों को लॉन्ग टर्म लोन देती है। और इसकी जो एक मैच्योरिटी टर्म है लोन की, वो 25 ईयर्स से 40 ईयर्स तक, 25 से 40 वर्षों तक हो सकती है। और इसके साथ ही अगर वो देश लोन चुकाने में असमर्थ है तो इसकी समय सीमा को भी बढ़ाने का इसमें प्रावधान रखा गया है, यानी कि 5 वर्ष से 10 वर्ष का अतिरिक्त समय भी ये देता है। ये तो विश्व बैंक के अंग हो गए, ये दोनों किसके हो गए, विश्व बैंक के अंग हो गए। अब जो विश्व बैंक समूह के जो दूसरे अंग हैं, जैसे इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन है, उसका कार्य एक तरीके से इन्वेस्टमेंट करना है उन देशों में जो सदस्य देश हैं, उन देशों में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना है ज़्यादा से ज़्यादा। जो निजी निवेशक हैं, प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं, उनको प्रोत्साहित करना है कि वो सदस्य देशों में इन्वेस्टमेंट करें, यानी कि इसे इन्वेस्टमेंट आर्म ऑफ वर्ल्ड बैंक कहा जाता है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ये इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए विश्व बैंक ग्रुप की तरफ से कार्य करता है। इसके बाद जो मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी है, ये इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन द्वारा जो किया जाने वाला इन्वेस्टमेंट है उसके संरक्षण के लिए, कहा जाए कि उसकी क्षतिपूर्ति के लिए बनाई गई एक ये एजेंसी है। यानी कि एक तरीके से एक बीमा कंपनी की तरह काम करती है। जो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन द्वारा इन्वेस्टमेंट किया जाता है, अगर वो इन्वेस्टमेंट किसी तरीके से लॉस में चला जाता है तो उस इन्वेस्टमेंट का मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी में पहले ही एक इंश्योरेंस करवाया जाता है, एक बीमा करवाया जाता है, ताकि वो इन्वेस्टमेंट अगर लॉस में जा रहा है तो वह उसका नुकसान ज़्यादा बड़ा ना हो और उसकी भरपाई इसके इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी के द्वारा कर दिया जाए। तो इसी प्रकार जो इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट है, इसका जो कार्य है वो ये है कि कोई भी देश जो कोई भी 2 देश या 2 से अधिक देश जो विश्व बैंक समूह के सदस्य हैं, उनके बीच निवेश को लेकर, इन्वेस्टमेंट को लेकर या किसी प्रोजेक्ट को लेकर अगर डिस्प्यूट है तो उस डिस्प्यूट को समाप्त करने, उसमें मीडिएटर की भूमिका निभाने का काम जो है वो किसका है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट है। किसी भी डिस्प्यूट को समाप्त करने के लिए ये एक मीडिएटर की तरह काम करता है, जो कि जो सदस्य देश हैं ये जो भी निर्णय लेगा या जो भी निर्णय ये अपने नियमों के आधार पर लेता है, दोनों देशों के पक्ष को लेकर सुनकर लेता है, तो वो सदस्य देशों के लिए मान्य होता है। जैसे कि इसका एक हम उदाहरण लें तो इंडस वाटर ट्रीटी यानी सिंधु जल समझौता जो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ, हम जानते हैं कि ये 1960 में ये समझौता हुआ और इसमें जो मध्यस्थता की थी वो विश्व बैंक ने ही की थी, जिसमें हम पाकिस्तान और भारत के बीच में समझौता संपन्न हुआ था, जिसमें पाकिस्तान को चेनाब, झेलम और सिंधु नदियों पर अधिकार दिया गया और उसके साथ ही भारत को सतलुज, ब्यास और रावी नदियों पर ये अधिकार दिया गया। तो ये विश्व बैंक समूह का एक स्ट्रक्चर है, एक संरचना है। अब देख लेते हैं कि विश्व बैंक द्वारा निम्न में से कौन कौन सी जो रिपोर्ट्स जारी की जाती है, जो महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स हैं वो कौन कौन सी जारी की जाती हैं। जैसे कि हम रिपोर्ट्स देखें तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, ईज़ ऑफ लिविंग रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, वर्ल्ड्स लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स जैसी ये कुछ महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स जारी की जाती हैं। जैसे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है, इसके द्वारा हम ये देखते हैं कि विश्व में कौन से जो सदस्य देश हैं उसमें व्यापार करना कितना आसान है, कितना कठिन है, इस रिपोर्ट में रैंकिंग के आधार पर ये देखा जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, और यदि अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को अभी तक, वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी जो और नॉलेजेबल वीडियोज़ हैं वो आप तक रेगुलर पहुंचती रहें। धन्यवाद।